हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे सर जी म्यूट कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, और इंडिया से दोबारा से हमें ज्वाइन किया है हरी मोहन जी ने। दोनों ही किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। और कैसे हैं आप दोनों? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 5 डेज के विजिट पे थे रशिया में आपके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। और क्या कहना चाहेंगे, उनकी वहाँ से बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई और उसमें से एक स्टेटमेंट ये थी कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो कभी मतलब हमेशा से अनचेंज रहे हैं, यानी कि वो कभी भी दोनों के दरमियान रिलेशन कभी ख़राब नहीं हुए। इस स्टेटमेंट को आखिर आप दोनों कैसे देख रहे हैं? और फिर हम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से उनका कंपैरिजन करेंगे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से कंपैरिजन करेंगे। तो सारी चीजें हम आपके आगे रखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अभिषेक सर से। सर, कैसे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर जयशंकर 5 डे के विजिट पर हैं रशिया में, और उसके बाद उनकी बड़ी ही जो है खूबसूरत स्टेटमेंट्स और जो कि सोशल मीडिया पे आज बहुत वायरल है। क्या कहेंगे उनके स्टेटमेंट्स को देखते हुए? जी देखिए, उनके स्टेटमेंट्स तो खैर अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो एट द कस्प ऑफ न्यू बिगनिंग है। बिकॉज कि इस समय जो हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्पेशली अमेरिका और इजराइल के रिलेशनशिप को लेके जो प्रॉब्लम चल रही है आपका वेस्ट एशिया में, रशिया का जो यूक्रेन में चल रहा है, ऐसी सिचुएशंस बहुत दिन बाद आई है। दोनों जो वर्ल्ड पावर हैं या मल्टीपोलर, जो भी मल्टीपोलैरिटी बची है वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशन में, उसके जो दो स्तंभ हैं वो किसी न किसी तरीके से आर्म कॉन्फ्लिक्ट में मतलब इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में बिल्कुल रशिया ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया। अब देखिए, आज कुछ दिन पहले बाइडेन साहब आने वाले थे और हरी जी आपको और इस पे डिटेल से बताएंगे, और उन्होंने अचानक से कैंसिल कर दिया। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम विद अमेरिका इज, यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड अलाइव with the Americans because they have a problem, and that problem is that कि वो कुछ मतलब it becomes difficult to navigate with them because वो सोच क्या रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं और वो कर क्या रहे हैं। Still, this is what the international relation is all about. You have to accept the truth कि ये अमेरिकन रियलिटी है। शॉर्ट नोटिस पे इमैनुअल मैक्रॉन साहब आ रहे हैं। सोचें कि अगर इमैनुअल मैक्रॉन साहब नहीं तैयार होते तो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप किस हेड ऑफ स्टेट को बुलाते? तो इन्हीं सब के लाइट में इंडिया कह रहा है कि रशिया इज अ ट्रस्टेड अलाई, और हम फिर से अपने जो रिलेशनशिप है उसको रिवाइव करेंगे। और आपको मैं एक बात बताऊं, 1992 में या 1991-92 मेरे ख्याल से जब रशिया डिसमेंबर हुआ तो इंडिया की जो जीडीपी थी वो $220 बिलियन के आसपास थी, और रशिया उस समय 320-340 बिलियन डॉलर के इकोनॉमी के आसपास था, यानी रशिया हमसे ज्यादा था। पिछले साल क्या हुआ कि आज रशिया $2.4 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है और हम $3.8 ट्रिलियन पे बैठे हुए हैं। तो रशियंस ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि गेम्स, रूल्स ऑफ द गेम्स हैव चेंज्ड, और इंडिया इज नो मोर काइंड ऑफ स्टेट दैट इट यूज्ड टू बी। अब इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट है वो उस तरीके की नॉन अलाइनमेंट नहीं होगी जो रशिया ने पहले की। अब नॉन अलाइनमेंट ये होगा कि इंडियन इंटरेस्ट विल मेक अस नॉन अलाइंड, नॉट योर इंटरेस्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज। और जयशंकर साहब एक एबल ल्यूटेनेंट है प्रधानमंत्री मोदी के। प्रधानमंत्री मोदी को उन पे बहुत ट्रस्ट है। ही हैज बीन व्हाट यू कॉल पैराशूटेड, सीधा फॉरेन सर्विसेज से लेकर के उनको लिया दिए हैं राज्यसभा में, और उसके बाद वो सीधा इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से। हरी मोहन जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपके डॉक्टर साहब रशिया गए, क्या कहेंगे आप इनकी? मेरे को तो अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे को थोड़ा सा इस लेवल पर एक डायमेंशन थोड़ी सी डिफरेंट ये है। वैसे तो ये बात जो है अभिषेक भाई के जो उन्होंने कहा उससे आगे कंटिन्यूटी में है, लेकिन जिस तरीके जियोपॉलिटिक्स चल रही है
मुझे ऐसा लगता है, मैंने आप ही के चैनल पर या पाकिस्तान में ही किसी के चैनल पर कहा था कि असलियत में हुआ यह है कि 10 मेरे को जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं डेट वाइज, वो डेट्स मुझे अलग लेवल की दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों। मैं इस पूरे दिसंबर की अगर डेट्स की बात करूं तो 2 से 3 दिसंबर के बीच में बयान आ रहे थे कि वो ईयू के नाटो का जो हेड है वो कहता है कि हमें यूक्रेन से बुरी खबर के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद मुझे उसके बाद मुझे याद आता है, समझ में आता है कि एकदम से कि पुतिन जो है वो यूएई और सऊदी अरेबिया का दौरा करते हैं। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे, शायद 7 दिसंबर था, 7 दिसंबर को ईरान के जो खामेनेई हैं या प्रेसिडेंट हैं, वो शाह या प्रेसिडेंट जो है वो रशिया का दौरा करते हैं। उसके जस्ट नेक्स्ट 10 दिसंबर को खबर आती है कि पाक आर्मी चीफ जो है अमेरिका जाते हैं, साथ में आपके आईएसआई चीफ भी जाते हैं, और वो जिस बंदे से मिलते हैं वो उसमें एक जो है वो विक्टोरिया न्यूलैंड है जो कि रेजिम चेंजर के नाम से जानी जाती है। अब अगर मैं डेट्स को सही याद कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत पुरानी डेट्स नहीं है, आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर दीजिएगा कि कहीं ये नवंबर तो नहीं था। अब उसके बाद एकदम से पता लगा 12 दिसंबर को खबर आती है कि जी जो बाइडेन जो है इंडिया नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद आप ये पिछले 10 दिन की खबरें उठाकर देखेंगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी 10 दिन की खबरों के अंदर कि भैया असलियत में जस्ट आफ्टर 10 डेज, इन दीज 10 डेज 10 और 20 डेज, एक तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया गया। उसके पीछे का एक मुझे लॉजिक अलग ही लेवल का नजर आ रहा है कि इंडिया और अमेरिका की अलग जियोपॉलिटिक्स है, और उसमें खासकर हम लोग डेमोक्रेट्स से बहुत ज्यादा इंडिया वालों की बनती नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेट्स की आदत एक अलग है, वो दुनिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करते हुए नजर आते हैं ऑन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, पता नहीं क्या क्या, और अपने देश में वो डबल स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे ब्लैक लाइफ मैटर हो, चाहे वो क्या नाम है ट्रंप को जेल में डालना हुआ, चाहे वो कुछ भी हो गया, ठीक है, वो बड़ी गंदी वाली गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन खैर मैं इस चीज में नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं कि इसे डेट्स को अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, पिछले 10 दिन में आप देखेंगे, 10-15 दिन में रेड सी क्राइसिस इतनी जबरदस्त तेजी से बढ़ा है, इतना जबरदस्त तेजी से बढ़ा है कि आप और हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। हालांकि मेरी एक प्रिडिक्शन 7 अक्टूबर के बाद ही थी कि ये जो आग लगी है ये रेड सी पे जाएगी ही जाएगी, और आज वो जा चुकी है। हुतीज क्योंकि एक बड़ा तगड़ा आर्म है ईरान का। अब यहां समझिए, वो आग इंडिया के दरवाजे पे आ चुकी है और अमेरिका मुंह फुलाए बैठा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब वो मुंह फुलाए बैठा तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? उसको मैडम ऐसे हैंडल किया जाएगा कि अब इसे उठाकर देखिएगा कि इंडिया या तो अमेरिका से गिड़गिड़ाए कि अमेरिका भैया नाराज हो गए क्या, और प्लीज मान जाओ, हमें माफ कर दो, कुछ गलती हो गई तो आओ बात करते हैं। दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, टेट फॉर टैट, और सीधी सी बात है उसे एक मैसेज देना कि वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, टेक योर्स एंड आई टेक माइन, यू टेक योर्स आई टेक माइन, काम खत्म। 5 दिन, मुझे 5 दिन 2 जगह दिखाई दे रहे हैं। मुझे 5 दिन जो बाइडन और आपके जो आर्मी चीफ हैं उनके विजिट से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहां भी एग्जैक्टली 5 दिन। एक तो डायमेंशन मुझे यह नजर आ रही है, क्योंकि वॉर स्पिल ओवर हो चुकी है। पाकिस्तान पता नहीं इस मामले में कंसर्न है या नहीं है, इंडिया तो कंसर्न है, क्योंकि इंडिया अगर इस वॉर में कूदता है, मजबूरी में सही, वैसे तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ना कूदे, क्योंकि हमारे 2 शिप्स पर अटैक हो चुके हैं और एक शिप को उठाकर बंदूक बनाया हुआ है, और इस मामले में ईरान और अमेरिका के बीच में ये एक डिप्लोमेसी का पार्ट है कि भाई देखो, सीधी सी बात है, तुम लड़ो, हमें मत घसीटो। और वो जो खबर है ना, वो मुझे डरा रही है। डरा इसलिए रही है क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 जिस टाइम पर पिछले साल हुआ था और उसमें जानबूझकर अमेरिका ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 को उड़ा दिया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से मुझे यहां पर हमारे एक शिप के ऊपर ड्रोन अटैक की फॉर्म में नजर आता है, और जिसमें हुतीज कह रहे भाई हमने नहीं किया, ईरान कह रहा है हमने नहीं किया, और अमेरिका नहीं कह रहा नहीं नहीं नहीं, नहीं इन दोनों ने ही किया है। अब प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है, जो चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां जियोपॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया के रिलेशंस की फॉर्म में अमेरिका से एक अजीब सी राइवलरी जो इंडिया की है उसके साथ है।
इंडिया के साथ क्या इंडिया और अमेरिका की क्या राइवलरी है, वो मुझे लगता है कि हम आगे वाले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, और अभिषेक जी इस मामले में थोड़ा और ज्यादा बेटर बताएंगे तो मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। लेकिन मेरा मेरा एक डायमेंशन ये है कि थोड़ा सा हो सकता है सोचने का पॉइंट, मैं डेट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और अभिषेक भाई मेरा ज्ञान बढ़ाइएगा कि क्या मैं इस मामले में सही कह रहा हूं कि आप सुकून सोच कर देखो, इट्स अ राइवलरी। और अमेरिका जिस तरीके से हमारे को डील करना चाहता है, इंडिया को खासकर, कि नहीं जैसे हम कह रहे हैं तुम्हें वैसे होना पड़ेगा, और तुम्हें इंडिया अमेरिका की बी टीम, अच्छा इसमें मेरे को एक और डायमेंशन नजर आती है, अमेरिका इस लड़ाई को इंडिया के कंधे पर डालकर खिसक जाना चाहता है। और अमेरिका की यह बहुत बुरी आदत है कि हुतीज के साथ इंडिया उलझे, इन माय ओपिनियन। अब वो है क्या, वो समय के हिसाब से फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। मैम अच्छा, अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है कि इंडिया और रशिया के दरमियान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डील भी साइन हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे कि आखिर जो है ये इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? सर आप म्यूट हैं। देखिए ऐसा है कि इन एज फार एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज कंसर्न, रशिया जो है वो इंडिया का ट्रस्टेड अलाई रहा है। आपको पता है आज भी इंडिया के 60% वेपनरीज वहीं से आते हैं। हमारे बहुत से स्टील प्लांट जो हैं वो रशिया के हेल्प से लगे हुए हैं। रशिया ने हमें बहुत से और टेक्नोलॉजीज में हेल्प की है। इवन जब हम अपना क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, और अगर रशियंस के ऊपर वो बैन नहीं लगाया होता अमेरिका ने, तो हम कब का पा चुके होते। हम रशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं। बल्कि इंडिया के लिए तो अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि जो 5th and a half जनरेशन के जो न्यू कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं हेवी ड्यूटी वाले, वो कई देश हमारे साथ मिलकर के जॉइंट मैन्युफैक्चर एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो सुखोई 35 हो या वो लॉकहीड मार्टिन का F सीरीज हो। तो मैं आई वुड पुट माय मनी ऑन रशिया रादर देन अमेरिका, बिकॉज अमेरिका इज अनटेस्टेड वाटर, जिसको आप कह लें, इसके बारे में आप जान नहीं सकते। अमेरिका की एक प्रॉब्लम है, दे आर हाई ऑन द टेस्टोस्टेरोन ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। उनको लगता है उनकी वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वो दुनिया में वो डेमोक्रेसी लेके आए, किसी को डेमोक्रेसी पता नहीं थी। इंडिया उनके लिए सिर्फ कास्ट सिस्टम है विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कास्ट सिस्टम इज। अब अपनी कमियों को देखना नहीं है, उन्होंने दुनिया भर में जाके लोगों को मारा काटा। अमेरिका आज क्या उनके यूरोपियन लैंड पे बना हुआ है, वहां के एब ओरिजिन को हटा करके तुमने एक लैंड बनाया हुआ, और इंडियंस को तुम डेमोक्रेसी और कास्ट सिस्टम और उसकी बात करते हो। हम एक बात, मुझे ना चार्ली मंगेर की एक बात याद आ रही है, उसने बहुत अच्छा बोला था कि इंडिया ने वेस्टर्न डेमोक्रेसी के कुछ चीजों को बोरो करके अपने ऊपर मड़ लिया है, और उस वजह से इंडियन डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम आ गई है। वो कुछ वेस्टर्न प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स बना के बैठे पड़े, सेक्युलरिज्म उनमें से एक है। इंडिया को जिस टर्म्स पे ग्रोथ करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न लिबर्टीज को डाल दिया, और कई लोग यहाँ पे उन लिबर्टीज का मिसयूज करके इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को हाईजैक कर ले। दैट इज द ट्रूथ। तो इंडिया शुड बी अ रूल ऑफ लॉ बेस्ड कंट्री, ये रूल ऑफ फ्रीडम हो गया है। सबको आजादी है, लॉ कोई मानने को तैयार नहीं है। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रीडम एंड लॉ टेक्स प्लेस द बैक स्टेज। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत जितनी फ्रीडम मिलेगी वही आपके लिए अवेलेबल है। तो रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल। भाई सबको आजादी दे दोगे तो फिर डेवलपमेंट कहां से होगी? डिसिप्लिन इज एन इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो पॉइंट यही है कि रशिया इज अ टेस्टेड पार्टनर, अमेरिका इज नॉट। दो वी आर ट्राइंग टू बी कोजी विद द अमेरिका एंड वी शुड, बट स्टिल अमेरिका इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री। अब इसमें यूक्रेन वाला भी बात हो जाए, बिल्कुल हरी जी ने एकदम सही बात कही। यूक्रेन को हाई एंड ड्राई छोड़ दिया अमेरिका ने। यही अमेरिका थी नाटो का लाल। आज अमेरिका, जो यूक्रेन जिस हालत में है उसके पीछे अमेरिका है। उनको चूड़ी कस कस के कि जेलेंस्की को कि हम नाटो में ले आएंगे, यू में ले आएंगे। आज ना तो यू में अभी तक वो आए हैं, और ना तो नाटो, तो खैर वो सवाल ही नहीं उठता। क्या मिल गया उनको? आज अमेरिकन ने सप्लाई भी बंद कर दी। पूरे यूरोपियन यूनियन में है कि अब सप्लाई बंद करो, क्योंकि ये जो बताया स्टॉर्म 2 और ये जो एनर्जी सप्लाईज के थे, आज यूरोप अपना ही सैंक्शन का शिकार बने पड़ा है। क्योंकि अब वो एनर्जी खरीदने कभी सऊदीया जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो उनको घर के बगल में लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गया। मैं तो उस समय जर्मनी में था, मैंने देखा मेरे सामने से सनफ्लावर ऑयल का जो पूरा रैक होता था कन्वीनियंस स्टोर में, गायब। चावल गायब, जो भी चीजें आती थी रशिया से और इधर से, वो पूरा स्टैक खाली हो गया था।
इन्फ्लेशन मैंने देखा, जो चीज मैं 1 यूरो में खरीदा था, रातों रात वो 1.25 यूरो की हो गई थी। और यूरोप में 1 से 1.25 यूरो होने में 20 साल लगते हैं, वहां एक रातों रात मैं बता रहा हूँ। ये इन्फ्लेशन का हालत था जर्मनी में। 9 यूरो टिकट यूज उनको देना पड़ गया था, क्योंकि टिकट इतनी महंगी हो गई थी, लोग आना जाना उनका मुश्किल हो गया था। लोगों ने, ठंड आ रही थी, क्योंकि वहां पे 2 चीजें, गैस से उनका वो चलता है, ये जो घर का हीटिंग सिस्टम है, क्योंकि गैस जो बता रहे हैं हरी साहब, वो जो स्टॉर्म 2 से जो गैस आने वाली थी वो रशिया ने काट दी थी, उनके पसीने छूटे हुए थे। कितना देर तक आप कर लोगे? पूरा यूरोपियन यूनियन में आज में ये डिमांड है कि बस इनफ इज इनफ। हालांकि कुछ लोग दे रहे हैं अभी भी वेपनरी उनको। इवन कल ही जापान ने कुछ उनको वेपनरी सैंक्शन किए, और साउथ कोरिया ने कुछ वेपनरी सैंक्शन किए, या कुछ गुड्स सैंक्शन किए, जिसको कि रशिया ने एक्सेप्शन लिया। बट लार्जर पॉइंट क्या है? यूक्रेन हैज बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई। सारी दुनिया ये कह रही है कि इस साल के विंटर आते आते, क्योंकि विंटर आएगा तो लड़ाई की तो टफ हो जाएगी कंडीशन, यूक्रेन विल बी अ फॉरगोन कंक्लूजन। जो रशिया ने हथियार लिया है, बैठ जाएंगे वहां पे, वो रशिया हो गया। अब बाकी जो करना है कर लो। सो पॉइंट ये है, दिस इज अमेरिका फॉर यू। जी हरिमोहन जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि ये जो डील साइन हुई है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? मैडम बिल्कुल अभिषेक भाई की बात एक स्टेप आगे यही है कि रशिया हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है। अमेरिका पे हम सिर्फ इतना भरोसा करते हैं कि जब तक उसकी चाइना से लड़ाई चल रही है, या यूं कहें खटपट चल रही है, तब तक वो हमारी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। और जिस दिन उसका वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, या पूरा नहीं, कम से कम चाइना जो अभी $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो गिरते पड़ते या कम होते होते लगभग $7-8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, और इंडिया भी 7-8 के आसपास रहेगा, तो वो इस एरिया में बैलेंस ऑफ पावर का एक गेम खेलना चाहता है, जिसके अंदर एक तरफ इंडिया होगा, एक तरफ चाइना होगा, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे होंगे। इनको काउंटर और ज्यादा काउंटर बैलेंस करने के लिए वियतनाम से लेकर कई अलग अलग दूसरी कंट्रीज वहां अवेलेबल होंगी, और इन दोनों के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, और रही सही कसर, अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी बन के रहेगा। उसका ये सपना है, जिसमें वो दूर बैठा हुआ हम दोनों कंट्रीज को, या खासकर इंडिया और अमेरिका को कठपुतली की तरह, पपेट्स की तरह हैंडल करना चाहता है। इंडिया की लड़ाई, हमारा जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फ्रॉम डे 1 था, उस दिन से सिर्फ यही थी कि देखिए, हम आपका बी पार्ट, मतलब बी टीम बनकर, या फिर यूं कहें वैसल स्टेट बनकर नहीं रह सकते। जैसे कि पाकिस्तान अमेरिका का एक वैसल स्टेट बनकर रह रहा है, कि एक जो डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो अमेरिका जाते हैं, वहां जाने के बाद उनका जैसे ही वहां जाते हैं तो पता लगा कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इंडिया ऐसा कभी रहा ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अगर आप देखेंगे तो आज तक की हमारी लड़ाई वो क्या नाम है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की यही थी, कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लोग पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज एन इंटेलेक्चुअल वॉर टू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस, दैट दिस इज आवर आइडियोलॉजी, और हम तुम्हारी आइडियोलॉजी को अपने ऊपर, खासकर फॉरेन पॉलिसी में इंपोज करवाने की जगह अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे, अपनी शर्तों पर फॉलो करेंगे, क्योंकि पहले दिन से वॉर, मतलब एक तरीके से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो चुका था। अब इसे हम यहां देखते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अभिषेक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, यहां सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं, यहां न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कहीं आगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लास्ट पार्ट है, कहीं आगे चाहे हम 5.5 जनरेशन के जो प्लेन्स हैं वो जनरेट करने जा रहे हैं, ब्रह्मोस से लेकर बहुत सारी वेपनरी जनरेट कर रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उन सब की लड़ाई है। और ये लड़ाई लगातार अमेरिका इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, फ्रेंकली। रीजन उसका ये, वो ये कहता, वो सिर्फ हमें पूरे इंडिया के अंदर जो भी थोड़ा सा भी जानता होगा वो उसको पता है कि अमेरिका हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। मुझे एक स्टेटमेंट याद आती है अमेरिका के एक किसी किसिंजर की थी, निक्सन की थी, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त थी। वो मुझे स्टेटमेंट याद है, बंदा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हाई एंड पोजीशन पर बैठा हुआ था। स्टेटमेंट क्या था कि इफ यू आर एनिमी ऑफ अमेरिका यू मस्ट बिवेयर अबाउट इट, कि यू मस्ट फियर, और इफ यू आर अ फ्रेंड देन यू मस्ट फियर मोर। अगर आप हमारे दुश्मन हैं तो आपको डरना चाहिए, लेकिन अगर आप हमारे दोस्त हैं तो आपको ज्यादा डरना चाहिए। जब कोई कंट्री अपने दोस्तों के लिए ऐसी कोई स्टेटमेंट दे रहा हो
तो अब आप अंदाजा लगाकर देखिए क्या उसका माइंडसेट क्या रहता है। और रही बात, अमेरिका ने अपने कौन से दोस्त देश को बचाया, या यूं कहें दोस्त देश को के लिए लड़ा। अमेरिका की पुरानी पॉलिसी है दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना। वो वॉर शुरू करता है, उस वॉर को उठाकर दूसरी कंट्रीज के कंधों पर रख देता है और खुद खिसक के निकल लेता है। चाहे वो अफगान वॉर हुआ जिसका बोझ, या यूं कहें जिसकी तबाही पाकिस्तान झेल रहा है, चाहे वो ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी तबाही सऊदी अरेबिया झेलता है, चाहे वो यूक्रेन वॉर हुआ जिसकी तबाही जो है वो क्या नाम है कॉन्फ्लिक्ट वाली तबाही जो है वो पूरा यूरोप झेल रहा है, या फिर कोरिया हुआ जिसमें नॉर्थ कोरियन वॉर हुआ जिसमें आज भी साउथ कोरिया और जापान वहां के जो पूरे के पूरे प्रेशर है वो झेल रहे हैं। और उसका एक बड़ा प्रेशर जो है, एक पपेट कहो या फिर यूं कहें एक तरीके का रीजन जो उसने डेवलप किया, ताइवान कहो, चाहे फिलीपींस कहो, वियतनाम कहो, कोई भी कहो, अमेरिका जहां जहां गया है उसने अपनी वॉर शुरू करी और उस वॉर को जब तक वो उस जोन में कंफर्टेबल था तब तक रहा, उसके बाद अपनी वॉर दूसरे के कंधे पर डालता है और भाग जाता है। इंडिया पॉसिबली पहले दिन से शायद इस चीज को समझ रहा है, या हम लोगों ने चाणक्य नीति समझ रखी है थोड़ी सी। हमारे यहाँ चाणक्य एक बहुत बड़े थिंकर होते थे, शायद आप लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन उनकी थ्योरी यही थी कि भाई सीधी सी बात है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप इंडिया को देखोगे तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ये सारी लड़ाई है। और जैसे आप रशिया और इंडिया की न्यूक्लियर डील कह रहे हैं, मैडम ये बहुत टाइम से ड्यू थी, बहुत टाइम से ड्यू थी। बस ये है उसके ऊपर एक प्रोसेस पूरा हो गया होगा। और मजे की बात मैडम ये है, ये न्यूक्लियर जो क्या नाम है डील है ना, इससे मतलब न्यूक्लियर जो डील हो रही है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग पे है। आप जिस टाइम पर न्यूक्लियर डील कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम पर आप न्यूक्लियर डील कर रहे हैं वो है अमेरिका के साथ एक रशिया का कॉन्फ्लिक्ट। आप इसमें मैसेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि हम अमेरिका को कह रहे हैं बेटा मान जा, तू जो चाहता है वैसे इंडिया नहीं चलेगा, हम जैसे चाहते हैं इंडिया वैसे चलेगा, और तेरे दबाव में आके या तेरी बी टीम बन के तो हम काम करने वाले हैं नहीं। और यही रीजन है कि एकदम से इस टाइम पर न्यूक्लियर डील हो रही है, यानी दुनिया को मैसेज जाए कि इंडिया अभी भी रशिया के साथ खड़ा हुआ है। सही हो गया। डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको अरेस्ट किया गया, क्या डिफरेंस फील करते हैं आप? और जो सोशल मीडिया पे हमने क्लिप्स देखी, जिस तरह उनको लेके जाया गया और वो यही कहते रहे कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे जो है वैसे ही फंसाया जा रहा है, और आप क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? सर आप म्यूट हैं। फॉरेन पॉलिसी इज फॉरेन टू पाकिस्तान, ठीक है ना। द ओनली थिंग फॉरेन अबाउट अ फॉरेन पॉलिसी इज दैट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल पॉलिसी, ठीक है ना। फॉरेन पॉलिसी में ऐसा नहीं होता कि आप फॉरेन में जाके कुछ और करते हैं, अपने इंटरनल इंटरेस्ट को बाहर प्रोटेक्ट करने को फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। कि जैसे पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट क्या है, जैसे हमारा इंटरेस्ट था, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारा इंटरेस्ट है कि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एनर्जी इज लाइक आवर लाइफ लाइन। सो हमने रशिया से लिया एनर्जी क्योंकि वो हमारा इंटरेस्ट था। अमेरिका उसके लिए हमसे नाराज हो जाए तो होता रहे, आप ये नहीं करते। आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो फॉरेन इसलिए है क्योंकि आपकी इंडिया सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है। Foreign policy is foreign to Pakistan for the simple reason that you have a India centric foreign. इंडिया का कैसे नुकसान हो जाए ये आपकी फॉरेन पॉलिसी। आप कहीं भी जाएंगे कश्मीर का लाग ला देंगे, कहीं भी जाएंगे तो आप बता देंगे इंडिया में मजलूम हो रहे, माइनॉरिटी पे यानी मुस्लिम्स पे मजलूमी हो रहे हैं, ये लोग बड़े फासिस्ट हैं। यही तो है भाई, कश्मीर और मुस्लिम, ये आपका फॉरेन पॉलिसी है। और इंडिया का डिमोनाइजेशन ये आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये सभी करते हैं टाई लगा करके, कुछ पैठानी सूट में। तो और दूसरी, आपने तो मुगलों को अपना वंशज माना है, तो ये तो क्या होता रहा है, हर राजा की गर्दन कटती है, आपके यहाँ पे कट गई उनकी भी। इट वॉज अबाउट टू हैपन, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। इमरान खान साहब आए थे
तो सारी टीवी में था कि वो भाई इनसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं पैदा हुआ, ही इज अनकरप्टेबल, ये वो, और वो एक बार इनकॉम्पिटेंट हो सकते हैं मगर करप्ट नहीं हो सकते। अच्छा, मजे की बात, आर्मी ने उनको करप्शन में घुसेड़ दिया और कुछ चार्ज भी लगा सकते थे, बट द गाय वाज फ्रेम फॉर करप्शन चार्जेस फॉर द वेरी रीजन ही वाज ब्रॉट इन। पहले तोशाखाना में गए वो, उसके बाद बहेरिया डील में चले गए वो, उसके बाद वो क्या था, घड़ी का कुछ आया था गिफ्ट, उसमें चले गए वो, मतलब करप्शन प्रूफ कर दिया उनके ऊपर। तो आप जब तक, दिक्कत यह है कि आपके यहां पे इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नेशन का इंटरेस्ट हो जाता है। अब इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नेशन का इंटरेस्ट है तो 3-4 इंडिविजुअल के पास पावर है, आपस में लड़ जाते हैं। जिस दिन नेशन का इंटरेस्ट सर्वोपरि हो गया, और वो कब होगा, जिस दिन आपके यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी होगी। ट्रू डेमोक्रेसी कब होगी, जब आप अपने आप से सेक्युलरिज्म को फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर, सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर आप लोगों को बना देंगे। आपका कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए होगा, आपके यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि तब वो आपका इंटरेस्ट होगा। अभी तो लोगों का इंटरेस्ट है, अभी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट नहीं है, लोगों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। तो जब तक रूल ऑफ पर्सन रहेगा, रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा। यू आर स्टिल गवर्न्ड बाय रूल ऑफ पर्संस। इन लोग चलाते हैं। कभी इमरान का, आप क्या के लोगों का भी प्रॉब्लम है, आप लोगों को रोड पे चले जाइए, पूछिए क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। हुक्मरान कौन है? हुक्मरान भैया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हुक्मरान या रिलीजियस हुक्मरान? कॉन्स्टिट्यूशनल हुक्मरान के पास कुछ है ही नहीं, उसका हुक्म ही नहीं मानते हो आप। हर कोई कहता है कॉन्स्टिट्यूशन मेरी जूती पे, तो हुक्मरान आपकी जूती पे। किसका हुक्म चल रहा है ये तो बता दो, वो हुक्मरान कौन है ये हम बता कर लें भैया। तो उस हुक्मरान को ढूंढने की भैया काहे नहीं ठीक कर पा रहे हो। पाकिस्तान के लोगों की समस्या, बेचारे वो भी क्या करें, उनको पता ही नहीं किसका हुक्म चल रहा है उस देश में। इतने हुक्म देने वाले हैं वहां पे, हर कोई हुक्मरान है, समझ रही हैं। तो पाकिस्तान इज, इट्स अ स्टेट व्हिच इज वेरी नाइसली डिस्क्राइब्ड बाय, अगेन आई वुड कोट हिम, एमजे अकबर साहब, इट्स अ जेली स्टेट। यूं करता रहेगा, वो टिका हुआ है क्योंकि दुनिया ही लग रही भैया फूट ना जाए, इसको बचा के रखो, तो वो यूं 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 इसलिए करता रहता है जेली स्टेट की उसमें, बिकॉज कि आप लोगों को पता नहीं करना क्या है। आपकी आइडेंटिटी सिर्फ ये है कि हम इंडिया नहीं है। इंडिया बर्बाद हो जाए, हम बर्बाद हो जाए, उसमें हमें कोई दुखी नहीं। सो यही होता है। आप देख लीजिए ना, ये लाइन से चल रहा है। कोई आपका पॉलिटिकल लीडर हो जो साला जेल में न गया, एक नाम बताएं आप। नवाज शरीफ साहब, इमरान साहब, भुट्टो साहब, नेम द पर्सन, सब जेल जाते हैं। बिकॉज इफ यू यूज, जैसे हमारे कहते हैं ईडी का उपयोग हो रहा है, अब क्या जुडिशरी का उपयोग हो रहा है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं मोदी जी के पास एक डंडा है, उसका नाम है ईडी, अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो खोल देते हैं। आप क्या वो चीज जुडिशरी कह रही है। तो मोदी जी का तो चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो लोग उन पर ट्रस्ट करते कि नहीं ठीक काम कर रहे हैं, ये सिर्फ करप्शन को किल कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ पे क्या है कि आप जो इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो डिपेंडेंट हो गया। सो फिर अब इमरान खान साहब भी अब जेल में हैं, अभी तो खैर बेल मिल गया उनको। तो ऑल आई एम सेइंग रिबाहा कि अगर आपके यहाँ पे कुछ सिंसियर लोग हैं जो पढ़ और सोच सकते हैं, दे नीड टू रीड्राफ्ट Constitution of Pakistan. They need to clearly explain the relationship of the state with democracy, two nation theory, its heritage, its culture. आपको white paper निकालना पड़ेगा, उसका नाम है Who the hell are Pakistanis and how would they be governed। वो बात का इशू है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि हम 3-4 प्रिंसिपल हैं गवर्नेंस के, आपको ये नहीं पता किस प्रिंसिपल से हम गवर्न होंगे, ठीक है ना। So that's what I say. I mean, it's a sad thing, sad for political democracy that Mr. Qureshi has to suffer it. But Mr. Qureshi, मुझे क्या कहूँ मैं, it's a sad thing. मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता जी। सर, आप, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर और आपके फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान, और फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से क्या डिफरेंस फील करते हैं? सर आप म्यूट हैं। रिबाहा जी, देखिए पहली बात तो मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर
जो 1978 में पहली पोस्टिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रिलेशंस और डिप्लोमेसी को देख रहे हैं, उनका कंपैरिजन आप एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन या पार्ट टाइम, एक तो शहजादा बिलावल भुट्टो और दूसरा पार्ट टाइम पीर जो 5-5 2-2 रुपए लेके झाड़ फूक करता है और उसके बाद वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाता है। अगर मैं सही हूं तो ये जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप उनका यही इनका एक इंट्रोडक्शन भी है। कोई कोई वो पीर वीर के उसके ऊपर, मज़ार के ऊपर बैठते हैं और वो झाड़ फूक करते हैं। अगर मैं ठीक हूं तो आप मुझे, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कीजिएगा। दो लोगों का आप कंपैरिजन कैसे कर पा रहे हैं? मतलब मेरे पास इस चीज के फ्रेंकली शब्द नहीं है। एक आदमी 78 से लेकर अब तक 2018 तक 40 साल उस बंदे ने सिर्फ फॉरेन रिलेशंस को मैनेज किया है और उसके बाद वो 5 साल से 2019 से और अब तक वो फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको 45 इयर्स का एक्सपीरियंस पर्सनल हो और जिनके पिताजी भी फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट रहे हों, जिन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन डिजाइन करी हो। डॉक्टर एस जयशंकर के पिताजी भी डॉक्टर शंकर थे, उन्होंने भी फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिजाइन की थी। उन्हीं की डॉक्ट्रिन के ऊपर हम चल रहे हैं। अभिषेक भाई इस मामले में ज्यादा बताएंगे मेरे से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता है कि वो ज्यादा जानते हैं, मैं तो उनके सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जानता हूं। तो दो चीजों का जो कंपैरिजन है वो मैडम मेरे पास शायद शब्द नहीं है। हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर पाकिस्तान कहां गलती कर रहा है फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने में, लेकिन उस सवाल का जवाब भी अभिषेक भाई ने दे दिया कि असलियत में सब वो गलती ये कर रहा है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन नाम का शब्द ही फॉरेन है। अब यहां अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो कैसे? अब बिलावल भुट्टो है, बिलावल भुट्टो को आप कहां कंपेयर कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर से? मैडम आप इतना समझ लीजिए, डॉक्टर एस जयशंकर की कुछ स्टेटमेंट्स अब जो किताबें लिखी जाएंगी ना, और आज से 10-20 साल बाद जब ये वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से जो अभी चेंज हो रहा है वो चेंज हो चुका होगा, उस टाइम पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जब जिक्र होगा तो बोल्ड और गोल्डन लेटर्स में इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स डॉक्टर एस जयशंकर की काउंट होंगी। मैं यहां पर बता देता हूं इस चीज को, मेरे को जो जहां तक लगता है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में कुछ गोल्डन वर्ड्स पहले भी रहे हैं और आज भी रहे हैं, और ऐसी पर्सनैलिटीज ने आके वो गोल्डन वर्ड्स बोले हैं जो कि आज तक उन्हें लिखा जा रहा है। जैसे अगर आप कभी बिस्मार्क का देखेंगे, मैटरनिक का देखेंगे, कांट का देखेंगे, रूसो का देखेंगे, ऐसी ही पर्सनैलिटीज में से एक डॉक्टर एस जयशंकर खड़े हुए। इनकी मुझे एक स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त लगती है कि यूरोप, जिसने पूरी की पूरी यूरोपियन जो डोमिनेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी था उसे एक स्टेटमेंट में खत्म कर दिया कि यूरोप शुड come out of the mindset that Europe's problems are world's problems and world's problems are not the Europe's problems। ये एक सिंपल स्टेटमेंट जिसने यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी जो एक बॉक्स क्रिएट कर रखा था उसको बिल्कुल शटर करके रख दिया और पूरी दुनिया को ये मजबूर कर दिया सोचने के लिए कि आज तक यूरोप सोचता ही ये है, क्योंकि यूक्रेन वॉर में सारे आ जाओ भाई, कौन हमारे साथ है कौन खिलाफ है, और दुनिया की दूसरी जगहों पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम बोलते भी नहीं। एक बात मैडम, दूसरी अगर आप सिचुएशन को यहां देखेंगे कि इनकी एक बहुत सारी दूसरी स्टेटमेंट्स भी, जैसे ये वाला है कि इंडिया इस चीज, इंडिया कल परसों ही स्टेटमेंट आई है कि इंडिया जो है वो इंडिया को इस सिचुएशन से आगे निकलना मतलब इंडिया ने वो पॉलिसी छोड़ दी है कि कोई एक थप्पड़ मारेगा हम दूसरे गाल पे आगे कर, दूसरा गाल आगे कर देंगे। ये भी एक फॉरेन पॉलिसी का एक पर्टिकुलर चेंज है जो अपने जो राइवल्स हैं उनको बता दिया कि देखो भैया सीधी सी बात है, अब आपसे वैसे डील किया जाएगा जैसे आप लोगों को समझ में आएगी, और ये तो उम्मीद करना मत कि हम है ना दूसरा गाल आगे करके महानता वाली बात करेंगे। वी आर गोइंग टू बी प्रैक्टिकल हियर। ऐसी और भी दूसरी चीजें हैं जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उनकी एक एक स्टेटमेंट वेट करती है, उसमें वेट होता है। अच्छा, आप मुझे शाह महमूद कुरैशी की एक स्टेटमेंट बताओ जो दुनिया तो छोड़ो पाकिस्तान ने फॉलो की हो। पाव किलो के बम शायद यही बता रहे थे, कौन बता रहे थे मुझे पता नहीं है, यही थे। अब वो ठीक है मैडम, अच्छा ठीक है, अब ये पाव किलो के बम को आप कितना सीरियसली लेते हैं? और
जो अभी मैंने जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर मजाक, डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट पे मजाक बना रहे हैं, आप सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। ये फर्क है, सिर्फ ये फर्क है। इसे दूसरे फॉर्म में देख लीजिए आप, आपको और बढ़िया दिखाई देगा। आप बिलावल भुट्टो की कोई एक स्टेटमेंट या कोई एक पॉलिसी बताइए जहां दुनिया सुनती हो। अच्छा, किसी ने तारीफ करी हो इनकी? क्योंकि जहां तक मुझे याद है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर थे, वो डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में कहते हैं कि इनकी फॉरेन पॉलिसी को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूं, मुझे सीखने को मिलता है। किसी एक ने आपकी तारीफ वारीफ कर दी हो? अच्छा, तीसरा, मैडम सोचकर देखिए, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया कॉन्क्लेव हो रहा है और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर उस इंडिया कॉन्क्लेव के अंदर स्पेशली कह रहे हैं साहब हमने आपका सेशन अटेंड करना है लाइव। अब वो आके सेशन के अंदर बैठे हुए हैं और वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं एज अ ऑडियंस, और डॉक्टर एस जयशंकर एज अ गेस्ट उनका जवाब दे रहे हैं। ये सीन आपने अपनी कंट्री में, अपने फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कितनी बार देखा? जैसे आपकी फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन गायब है, ऐसे ही आपके फॉरेन मिनिस्टर में वो फॉरेन मिनिस्टर की जॉब के अलावा बाकी सब काम है वो गायब है। क्योंकि आपके लिए फॉरेन मिनिस्टर पार्ट टाइम जॉब है, हमारा जो बंदा है उसके लिए फॉरेन जो पॉलिसीज है वो फुल टाइम जॉब है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनका सिर्फ एक काम है, फॉरेन पॉलिसी। ओवर। मैडम 370 का जब टाइम आया था ना, उस टाइम पर पाकिस्तान को आइसोलेशन झेलना पड़ा था और सऊदी अरेबिया जैसा दोस्त जो था वो भी मुंह मोड़ गया था। वो फॉरेन पॉलिसी का एक मिरेकल था और वो चीज आप कंपेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई कंपैरिजन है, फिर भी आप करेंगे तो मेरे पास उस चीज के लिए शब्द नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। बाकी आप अगर मेरा ज्ञानवर्धन करें तो मैं रेडी हूं मैडम समझने के लिए। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। और व्यूअर्स, मैं एक बार यही कहना चाहूंगी कि फॉरेन पॉलिसी तो दूर की बात है, रिलेशन तब बेहतर होते हैं इंसान यानी कि मुकाबले के साथ बेहतर होते हैं। अगर आपके मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया अगर दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करता है तो वो बराबरी के साथ अगले भी इंटरेस्ट लेते हैं। अगर हम किसी के साथ अपने फॉरेन रिलेशन बेहतर या अपने कंट्री के रिलेशन बेहतर करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो हमारे सामने है कि अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं और इंटरेस्ट के साथ ही रिलेशन को बेहतर किया जाता है। जी सर। मैडम माफ कीजिएगा, बराबरी वालों के बीच में अगर होते तो शायद दुनिया में कुछ ही लोग जिंदा होते, कुछ ही देश जिंदा होते। बराबरी की एक मानसिकता होती है, उसे मानना जरूरी है, ठीक है। और वो जैसे इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश इवन मालदीव्स के साथ डील करता है तो बराबरी है, सम्मान पूरा है, ठीक है। लेकिन जैसे पाकिस्तान कई बार अफगानिस्तान के साथ डील करता है, बैकयार्ड स्टेट एंड ऑल, ठीक है, और आपके आईएसआई चीफ वहां मातम बन रहा है पाकिस्तान में अफगानिस्तान में कि भाई उनकी सरकारें उठापटक हो गई है, और आपके एक वो फैज हमीद साहब चाय पी के आ रहे हैं। मैडम दैट वाज अ फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर। तो दो चीजें, बराबरी के तौर पे आपकी फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं चलती, और बराबरी दिमाग में है, वो साइज में नहीं होती। और आप लोगों की जो कंट्री है वो साइज ऑफ द कंट्री देखकर फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है, जो कि थोड़ा ब्लंडर है। अभिषेक भाई इसको सही करें थोड़ा। सर आप म्यूट पे हैं। नहीं, आई गेस आप कंक्लूडिंग रिमार्क देख रही हैं, बाकी हम लोग फिर इनके चैनल पे आएंगे तो बोलेंगे। तो आप दे दिया, वो भी बहुत लंबा हो गया। सही हो गया। But point made by Hari Sahab is very pertinent. बहुत शुक्रिया सर आप दोनों के वक्त का, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए, और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उस चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके साथ साथ कम्युनिटी पे भी मौजूद है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।